गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बीकॉम सेकेंड ईयर में बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। इसका फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अलावा हमने पढ़ी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दो अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। हमने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो सिर्फ फंड्स के प्रोक्योरमेंट से संबंधित है। फिर हमने मॉडर्न अप्रोच में देखा कि फंड्स के प्रोक्योरमेंट के साथ साथ फंड्स का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 तरह के बेसिक डिसीजंस हमने कवर किए थे: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस। उसके बाद हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र, जिसमें हमने देखा कि फाइनेंस के रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करना, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना, फाइनेंस के अलग अलग सोर्सेज में से एक अप्रोप्रिएट सोर्स को सेलेक्ट करना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का पैटर्न डिसाइड करना, कैश मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट। उसके अलावा हमने देखा कि लिक्विडिटी इंश्योर करना, उसके अलावा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को टाइम टू टाइम मीट करना और रिसोर्सेज जनरेट करना और रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना। ये सब हमने देखा कि दीज ऑल कम्स अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है और इसकी क्या सीमाएं हैं। उसके अलावा हम जो कवर करेंगे वो है टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर। एक वित्तीय जो प्रबंधक है उसके क्या कार्य हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या जिम्मेदारियां होती है। तो आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि लिखा हुआ है, फाइनेंस इज़ लाइफ ब्लड ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स जो फाइनेंस है, जो वित्त है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक जो रक्त का कार्य करता है। जिस तरह से हम ब्लड के बिना एक ह्यूमन बॉडी नहीं चल सकता है, उसी तरह से फाइनेंस के बिना, वित्त के बिना ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकता है। इसकी सबसे पहली इम्पॉर्टेंस जो देखने को मिलती है वो है फिनेंशियल प्लानिंग में। अगर आपका जो प्रबंधक है उसको वित्त का मैनेजमेंट करना नहीं आता है तो वह पूरी तरह से एस्टिमेट नहीं कर पाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना कितना कैश रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा कैश का अलोकेशन किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है एक्विजिशन ऑफ फंड्स। फंड्स को अक्वायर करना। केवल फंड्स की प्लानिंग करने से काम नहीं ख़त्म होगा। जितना फंड्स आपको रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस की वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर फिक्स कैपिटल के लिए, उन फंड्स को आप किस तरह से एक्वायर करेंगे, कौन से सोर्स से। आप इक्विटी इशू करेंगे, आप डिबेंचर्स इशू करेंगे, इक्विटी में आप इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर आपके पास पहले से जो रिजर्व्स एंड सरप्लस बने हुए हैं आप उनको यूज़ करेंगे। इस तरह से आप कहाँ से फंड्स एक्वायर करेंगे, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ फंड्स। आपके पास फंड्स है, आपने फाइनेंस एक्वायर कर लिया है, लेकिन जब तक उस फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उससे आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलते हैं, तब तक उस फंड का आपके पास होने का कोई औचित्य पूरा नहीं होता है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ फंड्स। मीन्स जो भी आपके फंड है उनका सबसे उचित अच्छे से अच्छा उपयोग करना। उसके बाद आता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग, अगर आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको सेलेक्ट करना है, कहाँ पे आपको मनी इन्वेस्ट करना है, कौन सा मशीनरी आपको बाय करना है। सो फाइनेंसिंग डिसीजंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल। मीन्स वित्तीय नियंत्रण के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लाभों को बढ़ाना, प्रॉफिट्स को बढ़ाना। प्रॉफिट जो है दैट इज़ द की प्राइम फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। तो प्रॉफिट्स जितने इंक्रीज़ होंगे आपको बिजनेस करने का उतना ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा।
उसके बाद आता है इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर्स एंड नेशन। देखिए, आपने जहाँ से भी फंड्स एक्वायर किए हैं, जिन्होंने भी आपके बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उन इन्वेस्टर्स की वेल्थ कैसे इंक्रीज़ होगी? जब आप उस फाइनेंस से अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। तो आपका जो वित्तीय प्रबंधक है उसकी ज़िम्मेदारी है, आपका जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है कि इन्वेस्टर्स की वेल्थ इंक्रीज़ हो। और जब इंडिविजुअल कंपनीज़ की वेल्थ इंक्रीज़ होगी तो एक नेशन की वेल्थ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर्स एंड नेशन। फिर आता है प्रमोटिंग एंड मोबिलाइजिंग इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट सेविंग्स। कैसे इंडिविजुअल सेविंग्स और ये कॉरपोरेट सेविंग्स को प्रमोट करता है? हम देखते हैं कि हम जब भी मार्केट में किसी नई कंपनी के शेयर, किसी कंपनी के नए शेयर्स आते हैं या फिर डिबेंचर्स इशू होते हैं, बॉन्ड्स इशू होते हैं, तो छोटे छोटे जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो अपना पैसा वहाँ पे पार्क करती है। तो इससे क्या होगा, जब उनको अच्छे रिटर्न मिलेंगे तो इससे इंडिविजुअल सेविंग्स तो प्रमोट होगी ही, और इसके अलावा जब कंपनी के पास में अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो वो उससे रिजर्व बना सकती है, कॉर्पोरेट सेविंग्स भी क्रिएट कर सकती है। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जिससे हमें ये पता लगता है कि किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि वित्तीय प्रबंध की सीमाएं क्या है। इसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच मीन्स its accuracy and correctness depend on information। मीन्स फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है, अब जो वित्तीय प्रबंध करेंगे वो किस पे बेस्ड होगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होगा। आपका जो अकाउंटिंग ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इस तरह से जो अकाउंटिंग वाले जो रिकॉर्ड्स है आपके पास, उनके ऊपर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपेंड करता है। तो अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक्यूरेट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, तो आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। इट मीन्स योर एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू पॉजेस वाइडर नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक दायरा है, वो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। जैसे कि इकोनॉमिक्स की कई सारी थियरम इसमें यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, उसके अलावा अकाउंटिंग इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता ही है। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट से ये रिलेटेड होने की वजह से एक फाइनेंस मैनेजर को बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक डीप नॉलेज, एक डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है FM इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये अपना एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ये किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपने अकाउंटिंग कर लिया है या आपने कॉस्ट अकाउंटिंग कर लिया है, अब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वित्त का प्रबंध करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में अपना एक इसका वजूद है, इसका एक अस्तित्व है। ये किसी दूसरे सब्जेक्ट का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये उनका सहयोगी है, ये उनका साथ में मिलके अपना एक अलग, ये उनके साथ में चलता है, लेकिन इसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर, सो डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल ओपिनियन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। इट मीन्स व्हाट, कि इसमें जो डिसीजंस है वो किसी इंडिविजुअल्स की ओपिनियन से अफेक्ट हो सकते हैं। किसी एक मैनेजर को एक प्रोजेक्ट फिजिबल लग सकता है, दूसरे मैनेजर को वो प्रोजेक्ट की जगह कोई दूसरा प्रोजेक्ट फिजिबल लग सकता है। उसके बाद आता है इट इज़ क्वाइट कॉस्टली। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए आप जिन एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे वो एक एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो उनको पे करना, उसके अलावा इसकी जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, तो इस कुल मिलाकर ये जो है बहुत ही कॉस्टली होता है। तो ये कुछ है लिमिटेशंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फाइनेंस मैनेजर।
जो वित्तीय प्रबंधक है उसके कार्य क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है इट ओवरसी ऑल द ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक वित्त विभाग में आने वाले जितने भी कार्य हैं उनके संचालन को देखना, निगरानी करना कि वो सब प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में आता है प्लान ऑल द फाइनेंशियल ऑपरेशंस, डिटरमाइन द गोल्स एंड डेलीगेट असाइनमेंट्स। मीन्स फाइनेंशियल मतलब वित्त से रिलेटेड जो भी कार्य होना है उनको प्लान करना और गोल्स डिटरमाइन करना और अलग अलग लोगों को उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स देना। फिर आता है डेवलप अ रिलायबल कैश फ्लो प्रोजेक्शन प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। मीन्स आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना कैश फ्लो चाहिए, कितना कैश फ्लो होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इट मीन्स कितना कैश का इनफ्लो होगा और कितना कैश का आउटफ्लो होगा, और उसके बाद में इस मैकेनिज़्म को रिपोर्ट करना अपने सीनियर्स को। डिटरमाइन एनुअल एंड मंथली बजट ऑफ ऑपरेशंस। जो भी संचालन से संबंधित मंथली बजट्स है, एनुअल बजट्स है, इट मीन्स कितना आपके पास में अवेलेबल फाइनेंस है और उसका आप कहाँ कहाँ अलोकेशन करने वाले हैं। बजट मीन्स आपका जो मनी का जो प्लानिंग है उसको डिटरमाइन करना, उसको निर्धारित करना। कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विद ऑल अदर टॉप मैनेजर्स। जो भी जितने सीनियर मैनेजर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करना, मीन्स कोई गैप नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन में, डेटा में, और उनको कोऑपरेट करके चलना। फिर आता है मोटिवेट एंड सुपरवाइज सबऑर्डिनेट्स। मीन्स जो सीनियर्स है उनको कोऑपरेट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना। जो सबऑर्डिनेट्स है उनको मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना। उनको किसी भी काम में कोई परेशानी आ रही है तो उनको दिशा निर्देश प्रदान करना। ये काम होता है एक फाइनेंस मैनेजर का। फिर आता है प्रोवाइड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू सीईओ। सीईओ इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि एक कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट में जनरली टॉप पोस्ट पे आता है। तो जो आपका सीईओ है आपकी कंपनी का, उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना। उसके बाद में कोऑर्डिनेट द एनुअल ऑडिट एंड प्रिपेयर द एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। अपने कंपनी के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनका एनुअल ऑडिट करवाना, वार्षिक अंकेक्षण करवाना और वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट तैयार करवाना। ये भी कार्य किसका है? फाइनेंस मैनेजर का। फिर आता है परफॉर्म डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में आता है कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कि कितना आपका कार्यशील पूंजी रहेगा। उसके अलावा आपकी जो रिसीवेबल्स है, डेटर्स है, उनका मैनेजमेंट, आपके क्रेडिटर्स का मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको कितना डिविडेंड पे करना है, कितने रिजर्व्स आपको बनाने हैं। तो एक जो डिटेल में फाइनेंशियल एनालिसिस करना, दिस इज़ द मेन की टास्क ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर। फिर आता है परफॉर्म अदर इंसिडेंटल एंड रिलेटेड ड्यूटीज़ एज रिक्वायर्ड एंड असाइंड। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो अलग अलग ड्यूटीज़ उसको असाइन होती है, उसके एरिया में आने वाले जो काम उसको बताए जाते हैं उनको टाइम पे करना और उसकी रिपोर्टिंग करना। तो इस तरह से हमने देखा कि एक जो फाइनेंस मैनेजर है उसकी टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही गंभीर होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें उसको किसी भी तरह की लापरवाही करने की परमिशन, मतलब वो अगर किसी भी तरह की लापरवाही करेगा तो उसका एक बहुत बड़ा लॉस ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया। सबसे पहले हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके ये कुछ पॉइंट्स थे। फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द लिमिटेशंस, क्या सीमाएं हैं फाइनेंस मैनेजमेंट की। फिर हमने देखा कि एक फाइनेंस मैनेजर के क्या टास्क है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आप इस लेक्चर को वापस देखिए, रिवाइज करिए। अगले कुछ टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।